हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में। बहुत ही शानदार टॉपिक हमारा चल रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की हम लोग बात कर रहे थे। और इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में हमने देखा, हड़प्पा की बात की। हड़प्पा की कब खोज हुई, हड़प्पा नगर कहाँ पर था, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मिली हैं, उसी चीज़ में हमने एक बात करी थी। और मैंने आपको कहा कि हड़प्पा जो नगर था, ये हड़प्पा नगर दो भागों में विभाजित था। यदि संपूर्ण सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो संपूर्ण सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थल मिले हैं, वो दो भागों में विभाजित थे। कितने भागों में विभाजित थे? दो भागों में विभाजित थे। कौन कौन से? एक तो आपका दुर्ग टीला और दूसरा कौन सा? नगर टीला। एक तो दुर्ग टीला और दूसरा कौन सा? नगर टीला। दो भागों में विभाजित था संपूर्ण हड़प्पा का नगर। आ गई बात समझ में? अब यदि हम बात करें, संपूर्ण सिंधु सभ्यता की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। संपूर्ण सिंधु सभ्यता की बात कर रहा हूं तो संपूर्ण सिंधु सभ्यता संपूर्ण जो है दो भागों में विभाजित है। इस संपूर्ण सिंधु सभ्यता में केवल और केवल एकमात्र ऐसा स्थल था, कौन सा? धोलावीरा। कौन सा? धोलावीरा, जो कि तीन भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? तीन भागों में। संपूर्ण सिंधु सभ्यता के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम, ध्यान से सुन लीजिएगा। धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल था जो कि तीन भागों में विभाजित था। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनिएगा कि संपूर्ण सिंधु सभ्यता में, संपूर्ण सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल था जो कि तीन भागों में विभाजित था। जो तीन भागों में विभाजित था। तीन भागों में था। ये तीन भाग कौन कौन से? तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला हमने बात कही दुर्ग टीला, दूसरा हमने बात कही नगर टीला। तो दो भाग तो हो ही गए। अब तीसरा देखिएगा, पहला दुर्ग टीला, फिर क्या है? नगर टीला। बीच में जो हमेशा आएगा वो क्या आएगा? मध्य का। इसलिए क्या कहलाता था? मध्यमा कहलाता था। क्या कहलाता था? मध्यमा। तो तीन भाग कौन कौन से? नंबर एक दुर्ग टीला। क्या है? दुर्ग टीला। नंबर दो मध्यमा, बीच का है। और नंबर तीन जिसे हमने कहा नगर टीला। क्या कहा हमने? नगर टीला। आगे बात समझ में? संपूर्ण सिंधु सभ्यता में केवल एकमात्र ऐसा स्थल है धोलावीरा जो तीन भागों में। बाकी में केवल और केवल दो ही भाग होते थे। कौन सा होता था? एक तो दुर्ग टीला, एक कौन सा होता था? नगर टीला। तो ये हमने हड़प्पा के नगर नियोजन की बात कर ली है। संपूर्ण सिंधु सभ्यता में जो नगर नियोजन है, या फिर मैं ये कहूँ कि संपूर्ण हड़प्पा का जो नगर नियोजन था, इस नगर नियोजन की सारी बातें कर ली हमने। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, ऑक्सफोर्ड या ग्रिड पैटर्न से कहा गया, मेज पद्धति इसको कहा गया। ठीक है? मकानों के दरवाजे एक दूसरे के आमने सामने गलियों में खुलते थे। वहां पर केवल और केवल लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जिसके मकानों के दरवाजे कहाँ? मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। कहाँ खुलते थे? मुख्य सड़क की तरफ। आगे बात समझ में क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है? साथ ही साथ हमने बात करी थी अन्नागार की, हमने बात कर ली प्रशासनिक भवनों की, हमने बात कर ली श्रमिक आवास की, हमने बात कर ली मजदूरों के बैरक की, हमने ईंटों के वर्ताकार चबूतरे की भी बात की। ठीक है? तो ये संपूर्ण हड़प्पा के नगर नियोजन की एक तरीके से हमने मोटी मोटी जो बातें थी वो सारी की सारी बातें हमने कर ली है। ठीक है? क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे बात करने वाला हूं हड़प्पा से प्राप्त अन्य अवशेष। हड़प्पा से प्राप्त अन्य अवशेष।
हड़प्पा से और कौन कौन सी चीजें मिली है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपका, अभी हाल ही में पूछा गया था, ठीक है ना। प्रश्न क्या बनता है कि पृथ्वी देवी या उर्वरा देवी, पृथ्वी देवी या उर्वरा देवी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से। कैसे मिले हैं, किस रूप में? तो ध्यान से सुनिएगा कि एक जो है मातृदेवी की मृण मूर्ति मिलती है, और उस मातृदेवी की मृण मूर्ति के गर्भ से निकलते हुए पौधे की, ध्यान से सुनिएगा, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। और इसी मृण मूर्ति को हड़प्पा वासियों ने किसकी संज्ञा दी है? हड़प्पा वासियों ने इसको कहा कि यही उर्वरा देवी थी और यही क्या थी? पृथ्वी देवी थी। ध्यान से सुनिएगा, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मृण मूर्ति, इसको हड़प्पा वासियों ने क्या कहा? उर्वरा देवी, या इसी को क्या कहा? पृथ्वी देवी। क्या कहा? पृथ्वी देवी, पहली चीज। दूसरी, एक यहां से नरकबंद प्रशस्त्र की जो है मूर्ति मिली है। नरकबंद प्रशस्त्र का मतलब क्या है? नरकबंद प्रशस्त्र का मतलब यह है कि बिना धड़ की पाषाण मूर्ति, बिना धड़ की पाषाण मूर्ति के साक्ष्य हमें मिलते हैं। कहां से? हड़प्पा से। फिर यदि हम बात करें तो प्रसादन मंजूषा मिली है। क्या मिली है? प्रसादन मंजूषा। प्रसादन मंजूषा का मतलब समझते हैं क्या आप? भाई हमारी जो बहनें, हमारी जो माताएं हैं, अपने लिए जो सामान रखती हैं, जो उनके लिए उपयोगी होता है, ठीक है ना, श्रृंगार के लिए, श्रृंगार पेटी एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, तो प्रसादन मंजूषा। साथ ही साथ कांसे का दर्पण मिला है। क्या मिला है? कांसे का दर्पण। कांसे के दर्पण के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो हड़प्पा से मिलते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें भी हमें कहां से मिलती है? हड़प्पा से। लेकिन दोस्तों यहीं से एक और आपका प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली हैं? तो सर्वाधिक मोहरें आपको मिलती है मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। जबकि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें आपको कहां से मिलती है? हड़प्पा से। कहां से मिलती है? मोहरें किस प्रकार की थी, क्या थी, सारी अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मृण मूर्ति, पौधे की मृण मूर्ति। और मृण मूर्ति का मतलब समझते हैं ना आप? मिट्टी से बनी हुई मूर्ति, ठीक है ना। इस मृण मूर्ति को हड़प्पा वासियों ने इसे मातृदेवी, क्या कहा है? मातृदेवी। इसी को उन्होंने क्या कहा? पृथ्वी देवी, पृथ्वी देवी। वे इसी को इन्होंने क्या कहा? उर्वरा देवी, उर्वरा देवी की संज्ञा दी है। आ गई बात समझ में? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, मातृदेवी, पृथ्वी देवी या उर्वरा देवी की संज्ञा दी गई है किसको? स्त्री के गर्भ से जो पौधा निकल रहा है उसको उन्होंने कहा कि ये हमारी पृथ्वी देवी है, ये हमारी क्या है? उर्वरा देवी है। क्या है? उर्वरा देवी है। आगे की बात करते हैं। तो नरकबंद प्रस्तर, नरकबंद प्रस्तर। नरकबंद प्रस्तर का मतलब क्या होता है? बिना धड़ की पाषाण मूर्ति, बिना धड़ की पाषाण मूर्ति, बिना धड़ की पाषाण मूर्ति के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? हड़प्पा से मिलते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों कि प्रसादन मंजूषा, क्या है? प्रसादन मंजूषा। प्रसादन मंजूषा का मतलब क्या हुआ? श्रृंगार पेटी। क्या है? श्रृंगार पेटी, ठीक है। कांसे का दर्पण,
कांसे का दर्पण। कांसे के दर्पण के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलते हैं? हड़प्पा से। चलिए आगे बात करते हैं। अब थोड़ी सी एक चीज हमें ध्यान रखनी है, और ध्यान क्या रखनी है, एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, है ना, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। कई जगह आपको उल्लेख मिलता है कि मानव के साथ बकरे के समाधान के साक्ष्य, मानव के साथ बकरे के समाधान के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा से, ठीक है ना। लेकिन कई विद्वान इसको प्रामाणिक नहीं मानते हैं। इसके अलावा लोथल का भी उल्लेख मिलता है कई जगह। किसका? लोथल। लेकिन ज्यादातर जो पुस्तकें हैं वहां पर एक उल्लेख मिलता है कि बकरे के साथ मानव के समाधान के साक्ष्य। मानव के समाधान के साक्ष्य का मतलब क्या है कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी और उसको जब दफनाया जाता था, तो उसके साथ में उसके जो है साथ में बकरे को लिटा दिया जाता था। बकरे के अस्थि पंजर मिले हैं मानव के समाधान के साथ में। बकरे की अस्थि पंजर मिले हैं कहाँ से? हड़प्पा से। लेकिन ये ज़्यादा प्रामाणिक है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा अलग अलग फैक्ट इसको लेकर के मिलते हैं, ठीक है। ये केवल और केवल थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहर है, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहर है, अभिलेख युक्त मोहरें कहां से मिलती हैं? हड़प्पा से। पहली बात इसी में याद रखिएगा, जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है। ध्यान से सुनिएगा, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें। अभिलेख का मतलब क्या है कि ऐसी मोहरें जिनके ऊपर कोई ना कोई अंकन मिलता है, कोई ना कोई अंकन मिलता है, कोई ना कोई चित्र बना हुआ है, कोई ना कोई आकृति बनी हुई है। तो इस प्रकार की जो मोहरें मिली है वो सर्वाधिक मोहरें हमें कहां से मिलती है? हड़प्पा से। अभिलेख युक्त मोहरें, ध्यान से सुनिएगा, यहीं से एग्जामिनर आपको फांस लेगा। कैसे? ध्यान से सुनिएगा, आपको शब्द क्या दे दिया जाएगा कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से मिली है? हड़प्पा से। जबकि सर्वाधिक मोहरें हमें कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। अभिलेख का मतलब यह है कि उनके ऊपर कोई ना कोई किसी ना किसी चीज का क्या होता था? अंकन होता था। क्या होता था? अंकन होता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कुछ मोहरें ऐसी भी मिली है जिनके ऊपर पशु बलि का अंकन किया गया है, पशु का जो है बलि देते हुए उसको दर्शाया गया है। अभी बात करेंगे किस किस चीज का अंकन था, लेकिन यहां पर विशेष रूप से आपको याद रखना है कि अभिलेख युक्त मोहरें तो हमें कहां से मिलती है? हड़प्पा से। जबकि सर्वाधिक मोहरें जो हमें मिलती है वो कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। अब यदि हम बात करें, देखिएगा, जेल प्रेरी 2016 का यदि आप पेपर उठा करके देखेंगे तो केवल और केवल हड़प्पा सभ्यता, या फिर मैं यूं कहूं कि सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 17 से 18 प्रश्न एक ही चैप्टर से आगे, ठीक है ना। वहां पर यह प्रश्न पूछा गया था कि हड़प्पा की जो मोहरें थी वो किससे निर्मित थी? हड़प्पा की मोहरें किससे निर्मित थी? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ध्यान से सुनिएगा। तो हड़प्पा की जो मोहरें थी वो एक तो सेल खड़ी से निर्मित थी। किससे? सेल खड़ी। अब सेल खड़ी वहां पर ऑप्शन में नहीं आकर के क्या आया था? स्टेटाइड। क्या आया था? स्टेटाइड। स्टेटाइड का मतलब सेल खड़ी समझते हो क्या? सेल कड़ी क्या होती है? अरे पुराने जमाने में हमारी दादी अम्मा, नानी जी अचार जमाने के लिए वो चीनी माटी की जो बरनी लेती थी ना, वही चीनी माटी की बरनी क्या कहलाती थी? सेल खड़ी। क्या क्या, क्या किसकी बनी होती थी वो? सेल खड़ी की। अगली बात समझ में, सेल खड़ी क्या होती है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि मोहरें
मोहरें सेल खड़ी से निर्मित होती थी। मोहरें किससे निर्मित होती थी? सेल खड़ी से निर्मित। पहली बात, मोहरें निर्मित किससे हैं? सेल खड़ी से निर्मित। फिर यदि हम बात करें, इसी सेल खड़ी को क्या कहा जाता था? स्टेटाइड। क्या कहा जाता था? स्टेटाइड। स्टेटाइड। आगे बात समझ में क्लियर है? फिर यदि हम बात करें तो मोहरें के विशेष रूप से 3 प्रकार की मोहरें हमें मिलती है। मोहरें कितने प्रकार की? 3 प्रकार की मोहरें मिलती है। कौन कौन सी, उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करें तो आयताकार। आयताकार मोहरें मिली है कुछ। कैसी मोहरें मिली है? आयताकार। कुछ मोहरें आपकी वृत्ताकार मिलती हैं। कैसी मिलती हैं? वृत्ताकार। और कुछ मोहरें आपकी मिली हैं वर्गाकार। वर्गाकार, वर्ग के आकार की। ठीक है दोस्तों, यहां पर सबसे विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि सर्वाधिक जो मोहरें मिलती हैं वो कौन सी मिलती है? वर्ग के आकार की। सर्वाधिक मोहरें, सर्वाधिक मोहरें कौन सी मिली है? वर्ग के आकार की वर्गाकार मोहरें सर्वाधिक मिली है। ये सर्वाधिक मोहरें हमें कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। अब दूसरा चीज देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इन मोहरों के ऊपर अंकन किस किस का था? मोहरों के ऊपर अंकन की बात कर लेते हैं हम। तो ध्यान से सुनिएगा, मोहरों के ऊपर अंकन मिलता है आपका वृषभ, एक श्रृंगी बेल, एक श्रृंगी बेल। एक श्रृंगी का मतलब क्या है? श्रृंग मतलब सींग, ठीक है ना। एक सींग वाले बेल का अंकन मिलता है, या फिर एक श्रृंगी हिरण का अंकन मिलता है। किसका अंकन मिलता है? एक श्रृंगी हिरण का अंकन मिलता है। साथ ही साथ यहीं पर कुबड़दार बेल का अंकन मिलता है। किसका? कुबड़दार बेल। कुबड़दार बेल। कुबड़दार बेल का मतलब क्या है? थुईयालो, है ना, जिसके इस प्रकार के बेल के ऊपर इस प्रकार की वो चीज होती है ना, कुबड़ निकली हुई होती है, ठीक है ना, तो कुबड़दार बेल। आगे बात समझ में। इसके अलावा किसका अंकन मिलता है? इसके अलावा आपको अंकन मिलता है व्याघ्र का। किसका? व्याघ्र। व्याघ्र का मतलब क्या है? चीता। व्याघ्र का अंकन भी मिलता है। भैंसे का अंकन भी मिलता है। किसका अंकन मिलता है? भैंसे का अंकन भी मिलता है। गेंडे का अंकन भी मिलता है ना, गेंडा। साथ ही साथ मातृदेवी का अंकन मिलता है। किसका? मातृदेवी का अंकन। मातृदेवी का अंकन। आगे बात समझ। तो ये सारी की सारी पशुपतिनाथ, क्या चीज है? पशुपति नाथ का अंकन। पशुपति नाथ का अंकन। आगे बात समझिए, ये सारी की सारी चीजें, इन चीजों का क्या मिलता था? अंकन मिलता था, ठीक है ना। आगे बात समझिए, क्लियर है ना। देखो, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से मिलती है? हड़प्पा से। लेकिन सबसे ज्यादा मोहरें हमें कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की जो मोहरें हैं वो किससे निर्मित थी? सेल खड़ी। सेल खड़ी को हम क्या बोलते हैं? स्टेटाइड। 3 प्रकार की मोहरें मिलती है। कौन कौन सी? आयताकार, वृत्ताकार और वर्गाकार। सर्वाधिक जो मोहरें मिली है वो कौन से आकार की मिली है? वर्ग के आकार की, ठीक है। इन मोहरों के ऊपर किस किस का अंकन है? एक श्रृंगी बेल या हिरण का अंकन मिलता है, कुबड़दार बेल का मिलता है, व्याघ्र का मिलता है, भैंसे का मिलता है, गेंडे का मिलता है, मातृदेवी का अंकन मिलता है, पशुपति नाथ का अंकन मिलता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे इनके चित्र बनाए हुए हैं, और जब जब इनके चित्र बनेंगे तो वो कैसी मोहरें होंगी? अभिलेख वाली। कैसी होगी? अभिलेख वाली मोहरें। आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो ये 3 प्रकार की मोहरें। अब यहां पर देखिएगा, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है, ये कुछ हड़प्पा से मृद भांड मिले हैं इस प्रकार के।
हड़प्पा से प्राप्त मृद भांड, एक तो ये है हड़प्पा के मृद भांड, हड़प्पा से प्राप्त मृद भांड, क्या है ये, मृद भांड। आगे बात समझे। इस प्रकार के मृद भांड का मतलब तो समझते हो ना, मिट्टी से बने हुए बर्तन। देखिए आराम से, मिट्टी से बने हुए बर्तन, ये सारे के सारे इस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था हड़प्पा वासियों के द्वारा, ठीक है ना। इनके ऊपर भी देखो, जब आप इन बर्तनों को ढंग से देखोगे ना तो इनके ऊपर कोई ना कोई चित्र अंकन किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी अलंकृत बर्तन मिलते हैं, ठीक है। दूसरा, इधर आप यदि देख रहे होंगे इस वाला तस्वीर में, तो आप लोग देख रहे होंगे कि स्वास्तिक का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, तो स्वास्तिक का चिन्ह, किसका चिन्ह है, स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह। और स्वास्तिक का चिन्ह भी हमें कहां से मिला है, हड़प्पा से मिलता है। स्वास्तिक का चिन्ह भी हमें कहां से मिलता है, हड़प्पा से। आगे बात समझ में क्लियर है। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा जा चुका है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से। स्वास्तिक का चिन्ह, और स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, इससे यह प्रतीत होता है कि सेंधव सभ्यता के जो लोग थे वो सूर्य की उपासना करते थे। किसकी, सूर्य उपासना या सूर्य की पूजा करते थे, इस प्रकार का अंदाजा लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो स्वास्तिक का चिन्ह, इस प्रकार के मृद भांड, ये सारे के सारे कहां से मिले हमें, हड़प्पा से। कहां से मिले हैं, हड़प्पा से। ये देखिएगा, कुछ मोहरे हैं, कुछ मोहरे हैं, ठीक है। देखिएगा आप इनको ध्यान से, आप देख रहे होंगे कि ये जो है एक श्रृंगी बेल दिखाई दे रहा होगा आपको, एक सिंह दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। किसका अंकन है, बेल का अंकन है। यहाँ पर कुछ ये हड़प्पा लिपि है, क्या है, हड़प्पा लिपि है, हड़प्पा लिपि का अंकन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये आपका जो दिख रहा है वो क्या है, एक श्रृंगी बेल, एक श्रृंगी बेल, ठीक है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी कुबड़दार बेल कैसा होता होगा। तो यदि इसका ये वाला भाग उठा हुआ हो थोड़ा सा, ये वाला है ना, यहां से, ठीक है ना, थोड़ा सा एग्जैक्ट, तो यदि हम बात करें ये वाला थोड़ा सा हल्का सा भाग यहाँ से उठा हुआ हो, तो ये बेल क्या हो जाएगा आपका, कुबड़दार बेल। कैसा हो जाएगा, कुबड़दार बेल। तो इस प्रकार का अंकन मिलता है हड़प्पा की जो मोहरें मिली है। और ये आप लोगों को याद रखना कि मोहरें किससे निर्मित थी, मोहरें सेल खड़ी से निर्मित होती थी, सेल खड़ी या स्टेटाइड, स्टेटाइड से निर्मित। आगे बात समझ क्लियर है। एक और दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिएगा, ठीक है ना। ये भी इस प्रकार का ही चित्र है, ठीक है ना। एक श्रृंगी बेल का अंकन दिखाई दे रहा होगा, बड़ी लंबी सी पूंछ दिखाई दे रही होगी इसकी, ठीक है ना। और ये पूरी की पूरी हड़प्पा लिपि है, क्या है। अब ये देखो, कुछ मछली के आकार के इस प्रकार के चित्राक्षर बनाए जा रहे हैं, उल्टे यू के आकार के कुछ इस प्रकार के अक्षर बनाए जा रहे हैं। तो ये जो हमें मिलती है हड़प्पा लिपि के जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, मोहरों से। कहाँ से, मोहरों से। क्लियर होगी बात, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब मैंने आपको मोहरों के भी साक्ष्य दिखा दिए हैं। चलिए साहब, ये सारी की सारी बातें हो गई हमारी हड़प्पा की। अब जो हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से, वो बात करने वाले हम लोग मोहनजोदड़ो की। किसकी, मोहनजोदड़ो की। आप सामने तस्वीर देख रहे होंगे,
ये आपकी जो तस्वीर है वो किसकी है? मोहनजोदड़ो की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है? मोहनजोदड़ो की। इसमें अभी ये आपको ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है देखिएगा, ठीक है ना, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल जो स्नानागार दुर्ग टीले से मिला है, ये आपका दुर्ग टीला है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो की बात करने वाले हम लोग। मोहन जो और दड़ो, पहले तो देख लीजिए कितना भव्य दिख रहा है, ठीक है ना, सुंदर दिख रहा होगा ना आप लोगों को। खूब बादल बादल हो रहे हैं। इधर ये टीला है, देखो यहाँ पर लोग काम भी कर रहे हैं, ये उत्खनन का कार्य चल रहा था उस समय की ये तस्वीरें हैं। सामने ये स्नानागार है, क्या है? स्नानागार। ये यहाँ पर आप कर कुछ देख रहे होंगे, टैंक टाइप से बने हुए हैं, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है जहाँ से इस स्नानागार में क्या जाता था? पानी जाता था, ठीक है ना। इसकी हम चर्चा करेंगे अभी विशेष रूप से। ये देखिएगा, ये मोहनजोदड़ो का दुर्ग टीला है, ठीक है ना। और इस दुर्ग टीले के ऊपर ये देखो, ये वाला जो पार्ट आप देखेंगे, ये वाला, ठीक है ना, ये स्तूप है एक। क्या है? स्तूप। दुर्ग टीले के ऊपर स्तूप का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले पर कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा निर्मित स्तूप, ठीक है ना। स्तूप है ये। क्या है? स्तूप। भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों के ऊपर स्तूप का निर्माण करवाया जाता था, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग देख लीजिए ध्यान से, ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के लिए बनता है। तो अब हम जो बातें करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं? मोहनजोदड़ो की। ध्यान से सुनिएगा। मोहन जो और दड़ो। पहली बात तो ये हमें विशेष रूप से याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है वो एक सिंगल शब्द नहीं है। ये मूलतः वस्तुतः इसमें 3 शब्द आते हैं। कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। कौन कौन से? मोहन जो और दड़ो। कितने शब्द हैं? मोहन जो और दड़ो 3 शब्दों से मिलकर के बना है। और हमने जब बात करी थी, सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी, उसके बाद किसकी बात खोज की गई थी? मोहनजोदड़ो की, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ से मिला? एक तो सिंध प्रांत, पहली चीज कि कहां पर है मोहनजोदड़ो, कहां? तो सिंध प्रांत, पाकिस्तान। सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत कौन सा? पाकिस्तान। और सिंध प्रांत का जिला कौन सा है दोस्तों? सिंध प्रांत का लरकाना जिला है। कौन सा जिला है? लरकाना जिला। पहली बात। दूसरी चीज, खोज कब की गई थी इसकी? 1922 ईस्वी में। किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा। राखाल दास बनर्जी, ठीक है। खोज कब की जा रही है? 1922 में। किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो कहां पर है? सिंध प्रांत में है। कहां पर है? सिंध प्रांत। कहां? पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौन सा जिला? लरकाना जिला। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हड़प्पा नगर खोजा गया था, दयाराम साहनी का एक दोस्त जिसका नाम राखाल दास बनर्जी एक टीले के ऊपर पहुंचा, और यहाँ से जब इसने उत्खनन किया, यहाँ से इसने क्या की? खुदाई की। तो इस टीले से आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ
कंकाल निकले, कुछ खूब सारे कंकाल निकले यहां से, है ना। मृतकों के जो है इस प्रकार के कंकाल निकले, कंकालों का ढेर, है ना। तो अब भैया जॉन मार्शल साहब को ये बात कहता, वो जाकर के साहब मैंने मुर्दों का टीला खोजा है या कंकालों का ढेर वाला टीला खोजा है या मृतकों का टीला खोजा है। तो इस कंकालों के ढेर के लिए या मुर्दों के टीले के लिए वहां सिंधी भाषा में इसके समकक्ष शब्दों का चयन किया गया, और सिंधी भाषा में मृतक को बोला जाता है मोहन। मृतकों का टीला मिला है ना, का के लिए शब्द आता है जो, और टीले के लिए शब्द आता है दड़ो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका देखो को यही बनता है, इस मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है। ध्यान से सुनना बेटा, मोहनजोदड़ो का क्या पूछ लिया जाता है? शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या है मोहनजोदड़ो का? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ आपका क्या है? मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। आ गई बात समझ में? या इसी को क्या कहा जाता है? मुर्दों का टीला। मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला एक ही बात है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। अब देखिएगा, अगली हम बात कर लेते हैं इसी में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी नदी की। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। अब यहां से यदि तट पूछा जाए तो देखो, हड़प्पा की हमने बात की थी, और हड़प्पा में मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा का तट कौन सा था? बायां तट। और यहां पर मोहनजोदड़ो कौन से तट पर मिला है? दाहिने तट पर। तो सिंधु के दाएं तट पर स्थित है। दाएं तट पर स्थित है। सिंधु के दाहिने तट पर स्थित है क्या? मोहनजोदड़ो। आगे बात समझ में क्लियर है ना? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मोहनजोदड़ो कहां पर है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान, लर का नाम। खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा। नदी कौन सी है? सिंधु नदी। तट कौन सा है? दाहिना तट। तट कौन सा है? दाहिना तट। क्लियर हो गई बात? अब आगे हम बात करते हैं। इसी को उपमा दी गई है। इसी को क्या कहा जाता है? अन्य नाम। इसी का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इसी को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान क्या कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ये सारी की सारी चीजें आपके लिए स्मरणीय है, ठीक है। अब देखिएगा, अब कुछ चीजें सुनिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके बारे में यह बात प्रचलित है कि ये शहर 8 बार उजड़ा और 9 बार बसा। 8 बार उजड़ा और 9 बार बसा, ठीक है ना। 8 बार तो उजड़ा है, 9 बार बसा। कैसे कैसे संभव था ऐसा? तो कुछ तो उल्लेख इस प्रकार का मिलता है कि यहाँ पर अवश्य ही एक तो महामारी फैली होगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति है जिनका नाम मिलता है KUR कनेडिया। क्या नाम मिलता है? KUR कनेडिया। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इन चीजों को। KUR कनेडिया ने जब मोहनजोदड़ो से मिले हुए कंकालों का अन्वेषण किया, परीक्षण किया, तो उन कंकालों से उन्हें मलेरिया के साक्ष्य मिले। तो KUR कनेडिया को मोहनजोदड़ो से प्राप्त कंकालों से एक तो उन्हें क्या मिले? उन्हें मलेरिया के साक्ष्य मिले। तो इससे यह भी पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो था वो एक महामारी के कारण हुआ। पहली चीज दिमाग में रखिएगा। दूसरी चीज, यहां से परत दर परत, यू इस प्रकार से, है ना,
7 इसके क्रमिक स्तर मिलते हैं। मोहनजोदड़ो जब नगर खोजा गया था तो इस प्रकार से इसके 7 क्रमिक स्तर मिले, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है ना। इस प्रकार से मिट्टी की गाद मिलती है। क्या मिलती है? मिट्टी की गाद मिलती है। तो अब यहाँ लोगों ने सोचा कि इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये नगर बार बार उजड़ा और बार बार बसा, बार बार उजड़ा और बार बार बसा। आपने मोहनजोदड़ो मूवी भी देखी होगी, लेकिन मूवी में जितने तथ्य बताए गए हैं दोस्तों, कभी भी ध्यान से सुनिएगा कि कभी भी इतिहास मूवी नहीं हो सकता और कभी भी मूवी इतिहास नहीं हो सकता। इससे ही हम कह सकते हैं कि कभी भी धारावाहिक इतिहास नहीं हुआ करता और कभी भी धारावाहिक इतिहास नहीं बन सकता, क्योंकि वहां पर तो चीजों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है। आगे बात समझ, तो ध्यान से सुनिएगा। यहां से 8 बार उजड़कर 9 बार बसने वाले नगर के साक्ष्य मिलते हैं। 9 बार बसने वाले शहर के साक्ष्य, बसने वाले शहर के साक्ष्य मिले हैं। क्योंकि यदि 8 बार उजड़ जाता और 8 ही बार बसता तो 8वीं बार में तो मामला सेट हो जाता। एक बार ज्यादा बसा इसलिए तो साक्ष्य मिले, नहीं तो साक्ष्य मिलते क्या? ठीक है। जिसके 7 क्रमिक स्तर बताए जाते हैं, जिसके 7 क्रमिक स्तर बताए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मिट्टी की गाद मिली है। मिट्टी की क्या मिली है? गाद मिलती है। अब मिट्टी की गाद का मतलब समझिएगा। आपने देखा होगा कि जब जब बाढ़ आती है, क्या आती है? बाढ़ आती है। तो बाढ़ आने के बाद में क्या होता है? स्थितियां कुछ इस तरीके से है। पानी का जो रेला चलता है ना, और पानी का रेला समाप्त होने के बाद में जब ये सूख जाता है, 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 तो आपको पता हो तो इस प्रकार का ये नीचे वाली जो परत है ना, इस प्रकार की काली काली इस प्रकार से मिट्टी के ऊपर है ना, जो जमीन होती है इसके ऊपर इस प्रकार की लेयर बन जाती है ना। ये पानी सूख गया, इस प्रकार की मिट्टी की क्या बन गई? आपकी लेयर बन गई। तो इस चीज को क्या बोला जाता है? गाद। बाढ़ के सूख जाने के बाद में, बाढ़ का पानी सूख जाने के बाद में एक काली सी काई प्रकार की, या काई बोलते हैं कई जगह हम इसको, है ना, मिट्टी की परत लेयर बन जाती काले काले कलर की। ठीक है ना, वो क्या होता है? गाद होती है। क्या होती है? गाद। तो इस प्रकार से इसके 7 क्रमिक स्तर मिलते हैं, जहां से हमें क्या है? मिट्टी की गाद मिलती है। मिट्टी की क्या मिलती है? गाद। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल, सबसे
मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल, बड़ा सार्वजनिक स्थल, शब्दों के ऊपर गौर कीजिएगा। सबसे बड़ा, सॉरी, सबसे बड़ी इमारत कर दूं मैं, है ना, सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत, क्योंकि सार्वजनिक स्थल तो मैं और किसी के लिए लिखने वाला हूं, सार्वजनिक स्थल वस्तुतः क्या था उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ी इमारत क्या है, इसका अन्नागार है। सबसे बड़ी इमारत इसका क्या है, अन्नागार है दोस्तों, ध्यान से सुन लेना यहां पे। ध्यान से सुनिएगा, सबसे बढ़िया इमारत क्या है इसका, अन्नागार। अन्नागार बोले तो क्या, इस प्रकार की पुराने जमाने में बड़ी बड़ी गोबर से लीप करके कोठियां बनाई जाती थी, ठीक है ना, इस प्रकार से। और यहां पर एक इसका दरवाजा रखा जाता था बढ़िया सा सुंदर सा, जिसमें अनाज डालने के काम आता था। दूसरा, यहां पर भी जो है बड़ा सा दरवाजा रखते थे, ठीक है ना, गोबर की बनाती थी दादी अम्मा, आपने प्राचीन काल में यदि देखी हो तो, ठीक है ना। और इसमें फिर वो क्या डालते थे, अन्न डालते थे, क्या डालते थे, अनाज डालते थे। इस प्रकार से इसमें अनाज, जब भी जरूरत पड़ती थी तो आदमी यहाँ आकर के, ठीक है ना, भरते तो ऊपर से थे, है ना, आकर के बड़ा सा पात्र लेकर के इसको दरवाजे को हल्का सा इसको खोल करके यहाँ से क्या निकाल लेते थे, अनाज निकाल लेते थे, ठीक है। अब यदि इसकी बात करें, देखो लंबाई चौड़ाई की, किसकी, लंबाई चौड़ाई की, तो ध्यान से सुनना, ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये 45 फीट तो ऊंचा है, यूं 45 मीटर, 45 मीटर ऊंचाई कितना है, 45 मीटर ऊंचा है, 45.71 कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है ना एग्जैक्ट। लेकिन आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कितना ऊंचा था कितना चौड़ा था, केवल आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 45 मीटर ऊंचा है। दूसरा, यदि हम बात करें तो लगभग 25 मीटर चौड़ा है, 25 मीटर चौड़ा। आगे बात समझ, 25 मीटर ये क्या है, चौड़ा है। इस प्रकार का इतनी विशाल का इमारत है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है, सबसे बड़ी इमारत, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। ये प्रश्न आता है कई बार, देखो जैसे हड़प्पा में पूछा जाएगा, हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत क्या है, हड़प्पा का अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है, मोहनजोदड़ो का अन्नागार, है ना, सबसे बड़ी इमारत। सार्वजनिक स्थल पूछ लिया जाएगा, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल क्या था, स्नानागार। क्या चीज, स्नानागार। आ गई बात समझ, तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ी इमारत क्या है इसका, अन्नागार। अब दूसरी बात कर लेते हैं, ये तो आपका हो गया क्या, अन्नागार, ये लो साहब। दूसरी बात यदि हम करें, तो यहाँ का सबसे सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, देखिए एग्जामिनर कैसे आपके दिमाग के साथ, बस यही तो प्रश्न, इस तरीके के तो प्रश्न आते हैं आपके, है ना। स्नानागार क्या है, ध्यान से सुनना, कैसे खेलता है, सबसे बड़ी इमारत बताओ अन्नागार, सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल बताओ स्नानागार। बस शब्दों का फेरबदल हुआ और उत्तर बदल गया आपका, ठीक है ना। किस तरह का था, अभी हम भी बात करें, देखो ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ था, कुछ इस प्रकार से बना हुआ था,
ठीक है, इस प्रकार की आकृति है। पहली बात हो गया आपका स्नानागार, दिख रहा है ना आपको, स्नानागार दिख रहा है ना। अरे भाई स्नानागार कहाँ दिख रहा है, अभी तो पानी भी तो डालना पड़ेगा। ये लो, क्या डाल दिया इसमें, पानी डाल दिया। अब यहां पर देखिएगा विशेष रूप से ये वाला जो भाग है ना, यहाँ पर कुछ ऐसे वाल लगे हुए थे ताकि पानी बाहर निकाला जा सके यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार के वाल्व लगे हुए। और यही इसके समीप पास में ही जो है टैंक टाइप की चीजें बनी हुई थी, है ना। क्या बने हुए थे, टैंक बने हुए थे, पानी के क्या बने हुए, टैंक बने हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें चीजें क्या याद रखनी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो आप लोगों को दिमाग में नहीं रखनी, कोई नहीं पूछेगा, इस प्रकार का प्रश्न आता नहीं है, फैक्चुअल प्रश्न नहीं आते, लेकिन अपने को इसमें चीजें दिमाग में याद रखनी। क्या, एक तो ये वाला कोना, एक तरीके से दक्षिणी इसका जो ये कोना था, यहाँ इसमें सीढ़ियां थी, उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व जो कोने थे यहाँ पर इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां थी। क्या थी, सीढ़ियां। दूसरा मैंने कहा कि सार्वजनिक स्थल है, जब जब मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते थे, ध्यान से सुनिएगा चीजों को, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते थे तो तब उस समय यहां पर सामूहिक स्नान किया जाता था, सामूहिक स्नान किया जाता था, धार्मिक आयोजन। तो यहां से प्रश्न क्या बनता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार का महत्व कैसा था। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि इसका धार्मिक महत्व था, धार्मिक महत्व था। मतलब जब जब बड़े धार्मिक आयोजन किए जाते थे, यज्ञ हवन इस प्रकार की चीजें, ठीक है ना, तो इस यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इस समय, ठीक है ना, लोग एक साथ जो है सामूहिक स्नान करते थे। ये आपका स्नानागार हो गया, तो अब इसमें कोई ना कोई नहाने भी तो आएगा ना। तो ये तो देखो आपके आगे पप्पू जी, ये आगे नहाने के लिए, है ना, और इनके साथ में पप्पू जी की पप्पूड़ी है, ठीक है, ये लो साहब नहा रही है ना। अब क्या ये दोनों आएंगे अकेले, नहीं, इनका छोटा सा टिप्पूड़ा भी तो आएगा ना, प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, है ना। तो इस प्रकार से देखो हाथ वाथ पकड़ करके, ठीक है, तीनों के हाथ पकड़ा दो, नहीं तो डूब जाएगी भैया, घर भी डूब जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो धार्मिक महत्व था, जब जब बड़े धार्मिक उत्सव होते थे तब तब इस स्नानागार का प्रयोग होता था। अब यदि हम बात करें तो इसकी, यदि ये वाली लेंथ की बात करें तो ये 39 फीट या कई जगह 39 मीटर भी मिलता है, ठीक है ना, 39 मीटर या 39 फीट, ठीक है ना, कई जगह मीटर भी मिलता है, अलग अलग आंकड़े हैं, इसलिए कह रहा हूँ ना, इस तरीके के प्रश्न कभी बनते नहीं है, ठीक है ना। ये इतने तो इसका क्या था, ये लंबाई, ठीक है। अब ये 23 फीट या मीटर, है ना, 23 फीट या मीटर इसकी क्या है चौड़ाई, और 8 मीटर, कितना, 8 मीटर गहरा था। इसकी यदि गहराई की बात करें तो 8 मीटर गहरा, 8 मीटर या 8 फीट, ठीक है ना। कई जगह आपको फीट मिलता है, कई जगह आपको मीटर मिलता है, तो ज्यादातर जगह आपको फीट का ही उल्लेख मिलता है, ठीक है ना, 8 फीट गहरा, ठीक है। ध्यान से सुनना, कोई आपको लंबाई चौड़ाई ये कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि कई जगह फिट मिलता है, कई जगह। अब थोड़ा सा लॉजिकल रूप में यदि हम सोचेंगे तो मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाँ, फिट वाली चीज़ हमें समझ में आती है, लेकिन अलग अलग पुस्तकों ने थोड़े से इसके आंकड़े अलग अलग लिख दिए। कोई भी आपको लंबाई चौड़ाई नहीं पूछेगा, यदि फिर भी आ जाए तो ज़्यादातर पुस्तकों में आपको क्या मिलता है, फिट वाला ही मिलता है। ये भी थोड़ा सटीक बैठता है कि हाँ इतना तो आदमी होगा भाई, 8 फीट हो सकता है, 39 फीट ये इतना हो सकता है। अब इसकी फोटो भी दिखा देता हूँ आपको। तो एक तो आपको याद रखना है कि इसका जो है महत्व कैसा है, धार्मिक। अब सबसे बड़ी बात जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, लंबाई चौड़ाई को कोई नहीं पूछेगा, ध्यान से सुनना। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि जॉन मार्शल ने, क्या चीज, जॉन मार्शल ने
इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण का है। आश्चर्यजनक निर्माण का है, पहली बात। ठीक है, ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था और पिछले लगातार 2 पेपरों में आया, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लैंग्वेज चेंज होकर के। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया, आरएस में ये प्रश्न पूछा गया, और फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया कि तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसको कहा गया। ठीक है ना, फिर वहां से लैंग्वेज बदल करके कि विराट वस्तु की संज्ञा किसको दी गई। ठीक है, ये एक ही प्रश्न है जो अलग अलग लैंग्वेज बदल करके लगातार 2 साल तक आया। पिछले 2 साल के आप पेपर उठा कर देखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा कि यार उस समय में इतनी बड़ी जो है स्नानागार कैसे बना लिया होगा, पहली बात। दूसरी चीज, न केवल तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा, इसको विराट वस्तु की संज्ञा दी। विराट वस्तु, या इसी को क्या कहा, ग्रेट बात। इसी को क्या कहा, ग्रेट बात। ठीक है, विराट वस्तु की संज्ञा किसको दी है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार। महत्व कैसा था, अब ये प्रश्न बन सकता है, धार्मिक महत्व, ये याद रखना। लंबाई चौड़ाई उनसे आपसे कोई मतलब नहीं, कोई नहीं पूछता। ठीक है, तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसको कहा गया, स्नानागार को। विराट वस्तु या ग्रेट बात की संज्ञा किसको दी है, स्नानागार को। अब मैं आपको दिखा भी देता हूं, चलो ये देखिएगा। ये आप देख रहे हैं, ये आपका जो है, ये देखो उत्तरी और वो है ना, सामने वाला जो पार्श्व कोण है, यहां पर जो है क्या है, उतरने के लिए नीचे सीढ़ियां बनी हुई है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये स्नानागार ईंटों से निर्मित था। किसे, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार। ठीक है, निर्माण, तो निर्माण में एक तो ईंटों का और चूने का प्रयोग है। ईंट व चूने का प्रयोग, ईंट व चूने का प्रयोग किया गया। आगे बात समझिए, देखिएगा, ये उत्तरी और पूर्व जो दक्षिणी पार्श्व कोने थे यहां उतरने के लिए। ठीक है, बड़े बड़े विशाल का जो है आसपास का, ये देखो, ये यहाँ पर कुछ जो है कपड़े बदलने के लिए कक्ष भी थे। ठीक है, यहीं पे चेंज करके दे धमाड़ अंदर, है ना। अब अभी तो ये सूखा हुआ है, कोई गिरेगा तो माथो ही फूटे लो, और तो क्या बोलो, है ना। लेकिन उस समय इसमें क्या भरा हुआ था, पानी बना हुआ था। यहाँ पास में टैंक संग्रहण भी था। ठीक है ना, ताकि इसमें क्या डाल दिया जाए, पानी डाल दिया जाए, है ना। इसी को विराट वस्तु कहा गया, विराट वस्तु, या इसी को क्या कहा, ग्रेट बात। क्या कह दिया गया, ग्रेट बात। आगे बात समझ में क्लियर है, यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये देखिएगा, अब हम बात जो करने वाले हैं, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति नाथ की मोहर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ, पशुपति नाथ की मोहर।
ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको यदि हम देखते हैं ना तो अब इस पे किस किस का अंकन है। देखो ये आपका अंकन है आपका गेंडे का। किसका अंकन है? गेंडे का। ठीक है। इस तरफ आपका देख रहे होंगे आप हाथी का अंकन मिल रहा है यहाँ, ठीक है ना। ये वाला जो भाग है यहाँ पर आपको जो है अंकन मिलता है भैंसे का, और इधर जो है व्याघ्र है। इधर क्या है? व्याघ्र। अब यहाँ पर देखिएगा एग्जैक्ट क्लियरेंस नहीं, क्लियर वाली स्थिति नहीं है, इसलिए कुछ चीजें लॉजिकल हैं वो भी समझाऊंगा। पशुपति नाथ की मोहर मिली है ना, पहले इसको समझो। अब इसको क्या कहा कि इसे तीन मुख वाले देवता की उपमा दी। देवता की उपमा दी। चारों तरफ ठीक है भैंसा, हाथी, गेंडा और क्या है? व्याघ्र। ठीक है, ठीक है ना। इनका अंकन होने के कारण व्याघ्र का अंकन है। ठीक है। अब यहां से कुछ चीजें समझ लीजिएगा, बाकी तो मैं कल और मेरी तरफ से एक और आपको विशेष डायग्राम बना करके अगली क्लास में समझाने वाला हूं। ये जो भाग है ना, ये आप यदि भाग देख रहे हैं, ये भाग, तो जिस समय ये मिली तो इस समय ये वाला भाग है ना, ये पूरा का पूरा भाग देखो है ना, खंडित भाग है इसका। ये जो भाग है इसका वो क्या है? खंडित भाग है, टूटा हुआ भाग था। और ये वाला हिस्सा यदि आप देख रहे हैं, कौन सा? ये वाला। तो यहाँ पे देखो हिरण है, क्या है? हिरण है। एक का तो सींग दिख रहे हैं, दूसरे के थोड़ी सी कुछ पूंछ टाइप का हिस्सा दिख रहा है। तो यहाँ पर लोगों ने ऐसा जो है अनुमान लगाया कि भैया यहाँ पर दो हिरण हैं। क्या है? दो हिरण। केवल इसको देख लीजिए, बाकी इसकी विस्तृत व्याख्या हम करेंगे अगली क्लास में हमारी। दो हिरण है। अब देखो यहां बीच में मछली है, और यहां पर 5 अक्षर इस तरफ है और 5 अक्षर उस तरफ है। ठीक है ना। कुल 10 अक्षरों का अंकन मिलता है इस पे। ध्यान से सुनना, कुल 10 अक्षर है। 3 मुख वाले देवता है, जिसके एक तरफ क्या है? जो है भैंसा है, एक तरफ हाथी है, फिर गेंडा है, फिर व्याघ्र। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, मार्शल महोदय ने इसको आद्यतम शिव की उपमा दी। किसकी उपमा दी? आद्यतम शिव की उपमा दी। मतलब प्राचीनतम शिव की बात करता है कौन? मार्शल, कि ये प्राचीनतम शिव का साक्ष्य है। तो भारतीय सभ्यता को शिव की देन, शिव का प्रथम साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। अब जो लोग शिव के साथ इनका आकलन करते हैं तो वहां पर थोड़ी सी चीजें बदलती है। क्या? आपकी चीजें बदलती है, जो है गेंडे के साथ में या हाथी वाला जो समीकरण है उसको लोग बदल देते हैं, वहां पर वृषभ का अंकन बता देते हैं। क्यों बता देते हैं? उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि भगवान शिव का वाहन किसको माना जाता है? नांदी को, मतलब बेल को, नांदी या बेल को। इसलिए अलग अलग लोगों ने थोड़ा सा अलग अलग कहने का प्रयास किया, लेकिन यहां पर विशेष रूप से ध्यान देना, आरपीएससी है ना, आरपीएससी में पिछली बार अभी जो पिछला फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ उसमें उन्होंने गेंडा माना है। क्या माना है? गेंडा। तो इस स्थिति में आपको याद रखना है कि बेल नहीं करके फिर क्या करना है? आपको गेंडा करना है। ठीक है। प्रश्न इस तरीके के था कि किसका अंकन नहीं था, है ना। अब ये कंट्रोवर्शियल चीजें हो गई, हालांकि पुस्तकों में भी कई जगह आपको वृषभ का अंकन मिलता है, वृषभ का नाम मिला क्योंकि पशुपति नाथ के साथ यदि धार्मिक परिप्रेक्ष्य को हम जोड़ करके देखते हैं तो उस स्थिति में तो हम जो है भाई भगवान शिव का वाहन क्या है? नांदी है। क्या है? नांदी। तो उस स्थिति में इसको मानना अनिवार्य सा हो जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना, ये वाला जब भाग मिला तो खंडित भाग है ये, इसका क्या है? खंडित भाग है। बाद में इसको जोड़ दिया गया सेल खड़ी की सहायता से। ये भी पशुपति नाथ की क्या मिली है?
मोहर मिली है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, इसका बहुत अलग डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास में। ठीक है, तब तक ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, खिलखिलाता रहें, खुश रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आह्लादित रहे, प्रसन्नचित रहे और ईश्वर आपको आपकी मनवांछित सफलता प्रदान करे। इन समस्त शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।